नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मानविकी क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो से बच्चों हमारी 12th क्लास की हिस्ट्री शुरू होती है। आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इतिहास की पहली बुक का पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का नाम ईंट, मनके तथा अस्थियाँ रखने के पीछे एक कारण है, क्योंकि ईंट, मनके और अस्थियों के माध्यम से ही आपको हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। देखते हैं बच्चों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, सभ्यता किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपने कई सारी सभ्यताओं के नाम सुने होंगे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो हमें अभी समझने की सभ्यता शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो बच्चों, जब समाज व्यवस्थित ढंग से रहना शुरू कर दे उसे सभ्यता कहते हैं। व्यवस्थित ढंग से का मतलब है व्यवस्थित ढंग से कृषि करने लग जाए और समाज में व्यवस्थित ढंग से रहने लग जाए। बच्चों, जब इंसान इस धरती पे आया तो वो जैसे आज हम शहरों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उस तरीके से नहीं रहता था। ठीक है, पहले वो टार्जन जैसी ज़िंदगी व्यतीत करता था। तो जब टार्जन जैसी ज़िंदगी व्यतीत करता था तो उसको सभ्यता नहीं कहेंगे। ठीक है, सभ्यता उसे कहेंगे जब वो व्यवस्थित ढंग से समाज में रहने लग गया और कृषि या अन्य आर्थिक क्रियाकलाप करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व कब से कब तक रहा। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व लगभग आगे आपको बात समझ में, अर्थात बच्चों आज से लगभग 2600 साल पहले प्लस ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए। आप सन 2000 में जी रहे हो ना, तो सन 2000 लगभग आज से 4600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व रहा था। ठीक है, लगभग 4600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता से ही भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो लगभग आज से 4600 साल पहले भारतीय इतिहास की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा। ध्यान से सुनना और याद कर लेना। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा रामदास बनर्जी ने की। दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की। और बच्चों, हड़प्पा शहर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर था। ठीक है, और ये कब की, सन 1921 में। फिर उसके एक साल बाद सन 1922 में रामदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उन्नत शहर मोहनजोदड़ो था, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं के नाम लिखिए। समकालीन का मतलब होता है बच्चों जो उसके टाइम की हो। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब थी उसी टाइम पर कुछ और सभ्यताएं थी, उनके नाम बताने हैं। तो वो कुछ सभ्यताएं थी बच्चों, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपने 11th में पढ़ी, दूसरा चैप्टर था आपका। एक थी बच्चों सुमेर की सभ्यता और चीन की सभ्यता। लेकिन बच्चों इन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा उन्नत थी, यानी कि अपनी समकालीन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा उन्नत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस आधार पर हुआ। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को बच्चों 3 नामों से जाना जाता है। 3 इसके अलग अलग नाम है। सबसे पहला नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इस सभ्यता के अधिकतर शहर, ठीक है, इसके मैक्सिमम सिटी, अधिकतर शहर कहाँ पर मिले, सिंधु घाटी में मिले, यानी कि सिंधु नदी के पास मिले। सिंधु नदी कहाँ पर है, पंजाब। ठीक है, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगती हुई। नेक्स्ट बच्चों नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता को बच्चों हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहला शहर हड़प्पा खोजा तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। इसका बच्चों एक और नाम है, वो है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस सभ्यता में कांस्य धातु से बने पदार्थों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो नेक्स्ट बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि कांस्य क्या है। बच्चों इसको इंग्लिश में ब्रोंज भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की धातु है। ठीक है,
जो तांबे और रांगे को मिला करके बनती है। रांगा मतलब टीन को मिला करके बनती है। इसके बर्तन बनते हैं। यहाँ पर ना आपको स्क्रीन पे फोटो आ जाएगी उस धातुओं से बने हुए बर्तनों की, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। और बच्चों यहाँ पर बस एक छोटी सी बात समझने वाली है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सिर्फ कांस्य धातु का ज्ञान था, वो लोहे का ज्ञान नहीं था। उसको हड़प्पा सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार बताइए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। देखो बच्चों, मैं एक लाइन खींचता हूँ, थोड़ा सा आगे मैं मैप पे भी बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से देख लेना। ये देखो बच्चों, उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। जम्मू कश्मीर का एक शहर है मांडा, वहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है। दक्षिण में यानी कि बच्चों साउथ में वो महाराष्ट्र के दयामाबाद तक फैली हुई थी, ठीक है। और बच्चों पूरब में यानी कि ईस्ट साइड में वो उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक फैली हुई थी, ठीक है। और पश्चिम में बच्चों यानी कि वेस्ट में वो बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान की एक जगह है ना, बलूचिस्तान से लगता हुआ कुछ अफगानिस्तान के हिस्से तक फैली हुई थी, यानी कि इसका क्षेत्र विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान और फिर महाराष्ट्र, तो ये काफ़ी विस्तार वाली सभ्यता थी। देखो बच्चों, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के मांडा तक, ठीक है, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक। इसको ट्रायंगल वाली भी सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिस स्थिति में इसके शहर बसे हुए थे वो एक मैप पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा वासी लोग किस तरीके से अपना गुजर बसर करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके बताइए, यानी कि वो किस तरीके से अपने जीवन जीते थे। और इस क्वेश्चन को बच्चों एक दूसरी तरीके से भी पूछ लेता है एग्जामिनर। वो किस तरीके से पूछता है, यह तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके बताइए, या वो पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक गतिविधियाँ बताइए। आपको आंसर सेम ही लिखना है, सेम बातें हैं दोनों। तो इसका आंसर है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार अपना गुजर बसर करते थे। इसका आंसर है सबसे पहले वो कृषि करते थे। देखो मैंने कृषि को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों? क्योंकि कृषि का मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया है जो थोड़ी सी देर बाद आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हड़प्पा वासी लोग कृषि भी करते थे। कृषि में अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगाते थे, ठीक है, जैसे दाल भी उगाते थे वो, गेहूँ, चना, जौ, मटर, बाजरा, लेकिन चावल बहुत कम उगाते थे। दूसरा बच्चों वो पशुपालन भी करते थे, ठीक है, संभवतः भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे वो पशु पाला करते थे। क्योंकि, और इसका पता कैसे चलता है बच्चों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से ना इन जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कृषि और पशुपालन के साथ साथ बच्चों हड़प्पा वासी लोगों के उद्योग धंधे भी थे, ठीक है। वो मिट्टी या पत्थरों से जुड़ी हुई ना कुछ शिल्प वस्तुएं बनाते थे, यानी कि हाथ से बनी हुई वस्तुएं बनाते थे, जैसे मनके ना बच्चों एक तरीके के, आपने माला देखी होगी ना, माला जब टूट जाती है तो उसमें से एक गोल गोल टाइप निकलता है, वो मनका होता है, ठीक है, जो मालाओं में डले रहते हैं। मनके बनाते थे क्योंकि उन्हें आभूषण का बहुत ज़्यादा शौक था। मनकों की माला बना करके पहनते थे। वो बांट बनाते थे क्योंकि व्यापार करने के लिए चीज़ों को तोलना पड़ेगा, इसलिए बांट भी बनाते थे। और वो मृद भांड बनाते थे। बच्चों मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। मृद का मतलब मिट्टी और भांड का मतलब बर्तन। और बच्चों वो ईंटें भी बनाते थे, ठीक है। तो मन के बाट, मृद भांड, ईंटें, मूर्ति आदि का इनका उद्योग धंधों का काम भी था। और बच्चों कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधों के साथ साथ वो सबसे जरूरी करते थे व्यापार, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने शहरों के साथ तो व्यापार करते ही थे, दूर के देशों के साथ भी व्यापार करते थे। जैसे मेसोपोटामिया के साथ वो व्यापार करते थे, सीरिया के साथ, सुमेर, मिस्र, इराक। और कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध किन किन देशों के साथ थे, तो आप ये नाम लिख करके आ जाओगे तो आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की कृषि विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, अर्थात हड़प्पा वासी कृषि किस प्रकार करते थे। तो बच्चों ये जानने में आपका भी इंटरेस्ट ज़्यादा बनना चाहिए कि आज से लगभग 4600 साल पहले किस प्रकार से कृषि होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हल का प्रयोग। बच्चों हड़प्पा वासी कृषि के लिए हल का प्रयोग करते थे। आज से 4600 साल पहले भी हल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है।
हड़प्पा के शहर बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है, चोलिस्तान से हल्के प्रतिरूप मिले तथा कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जब बच्चों खुदाई की गई तो हल्के कुछ प्रतिरूप मिले, जैसे मोहरों पर हल्को बनाया हुआ दिखाया गया या खिलौनों में हल्को बनाया हुआ दिखाया गया। कालीबंगन से एक जुता हुआ खेत मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा कृषि के लिए पशु बल का प्रयोग। जैसे बच्चों आज कृषि के लिए मशीनों, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है ना, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर वो पशु बल का प्रयोग करते थे, यानी कि बैल और अन्य जानवरों के माध्यम से कृषि किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से मिले मिट्टी के खिलौने, मोहरे, ठीक है, मोहरों पर बने चित्र इस बात की ओर इशारा करते हैं बच्चों कि वहाँ पर पशुओं का प्रयोग किया जाता होगा कृषि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों पॉइंट है वो है हड़प्पा सभ्यता में उगाई जाने वाली फसलें। तो देखो बच्चों कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों ज़्यादातर चना, जौ, मटर, तिल, बाजरा और दाल उगाए जाते थे। ठीक है, चावल के दाने बहुत ज़्यादा कम मिले हैं, चावल बहुत ज़्यादा कम उगाया जाता था वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा सिंचाई के लिए साधन। तो हड़प्पावासी लोग सिंचाई करने के लिए, क्योंकि जब कृषि करोगे तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते थे, देखो अधिकतर जो कृषि थी ना वो वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन उसके साथ साथ हड़प्पावासी लोग तालाब भी बनाए जाते थे। ठीक है, जलाशय, नहर, कुआं आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है, धोलावीरा से तो बहुत ज़्यादा जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि हड़प्पा जो क्षेत्र था बच्चों वो शुष्क क्षेत्रों में आता था जहाँ पर पानी कम होता है। ठीक है, वर्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों की विशेषता बताइए। देखो बच्चों हड़प्पा सभ्यता में ना व्यापार करने के लिए जो लोग थे ना वो मोहरों का प्रयोग करते थे। मोहर मतलब स्टैम्प टाइप। ठीक है, देखो अब यहाँ पर स्क्रीन पर एक चित्र आएगा, इसको ना मोहर कहा जाता था। ठीक है, तो हमें हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनी हैं उनकी विशेषताएं जाननी है। तो चलिए बच्चों आंसर देख लेते हैं इसका। तो बच्चों जो मोहर थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से निर्मित होती थी। सेलखड़ी बच्चों एक प्रकार का पत्थर होता है जो काफ़ी मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, जिस पर काम करना ना, जिसको काटना तराशना बड़ा आसान होता है। तो जो मोहरें थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, और मोहरों पर चित्रात्मक लिपि उकेरी गई थी। ठीक है, लिपि होती है बच्चों जैसे जिन चीज़ों में हम लिखते हैं ना, जैसे हम अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, ठीक है, वर्ड में लिखते हैं, उसी तरीके से वो चित्रों के माध्यम से लिखते थे और वो मोहरों पर बने होते थे। और बच्चों जो मोहरें थी वो व्यापार के लिए प्रयोग की जाती थी। ठीक है, इसको एक उदाहरण दे करके मैं बताता हूँ बच्चों। देखो नेक्स्ट इसका बच्चों पॉइंट है सभ्यता के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साधन। देखो बच्चों हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है ना उन पर कई सारे चित्र बने होते थे, उनके देवी देवताओं के चित्र, उनके पशुओं के चित्र, उनकी लिपि। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में उनकी मोहरों से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मोहनजोदड़ो में किए गए बस्ती विभाजन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखो बच्चों मोहनजोदड़ो जो एक शहर था उसमें बस्ती को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक तरफ था दुर्ग और एक तरफ था निचली बस्ती। अब इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखो बच्चों दुर्ग एक ऊंची बस्ती होता था। ठीक है, ऊंची बस्ती, क्योंकि बच्चों इसकी जो सभी इमारतें थी ना वो चबूतरे पर बनी थी, तो ये एक ऊंची बस्ती था। और दुर्ग में बच्चों इसमें शहर के अमीर और प्रतिष्ठित लोग रहते थे। जो दुर्ग बस्ती था उसमें शहर के सबसे अमीर लोग, प्रतिष्ठित लोग, या वो लोग जो शासन चलाते हैं, राजा वगैरह टाइप। और बच्चों दुर्ग से ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से, यानी कि जिनका प्रयोग या तो राजा लोग करते होंगे या शहर के सभी लोग मिलकर के करते होंगे। ऐसी इमारतें भी मिली हैं जैसे माल गोदाम, ठीक है, जहाँ पर अनाज वनाज इकट्ठा करके रखा जाता होगा, बाढ़ या किसी भी अकाल की स्थिति में उसका यूज़ किया जा सके, और स्नानागार जिसका प्रयोग वो तीज त्योहारों पर करते थे। ठीक है, एक तरफ था बच्चों निचली बस्ती। निचली बस्ती में बच्चों शहर के आम लोग रहते थे। ठीक है, जनसाधारण लोग, और उसको दीवारों से घेरकर दुर्ग से अलग किया गया था। तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मोहनजोदड़ो का विभाजन 2 भागों में किया गया। बस्ती का विभाजन एक तरफ था दुर्ग
और एक तरफ था निचली बस्ती। निचली बस्ती में आम लोग रहते थे और यहाँ पर अमीर लोग या प्रतिष्ठित लोग। क्वेश्चन बच्चों जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में सबसे मुख्य विशेषता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी विशेषताओं की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन क्या बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी विशेषताओं की व्याख्या करें। जल निकासी का मतलब होता है बच्चों गंदे पानी को, जो घरों से गंदा पानी निकलता है, ठीक है, या बारिश के पानी को गांव से या शहर से बाहर निकालना, उसको जल निकासी कहते हैं। तो वो किस तरीके से की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ये याद रखना। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है बच्चों जब छोटी छोटी इकाइयाँ बड़ी इकाइयों से जाकर के मिले, अर्थात जब छोटी छोटी नालियाँ एक बड़े नाले से जाकर के मिल जाए ना, उसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कई सारी सड़कें होती है ना, छोटी छोटी गलियाँ जाकर के कहाँ पर खुलती है, वो बड़ी रोड पर खुलेगी, वो भी ग्रिड पद्धति है। यानी कि जब छोटी छोटी इकाइयाँ बड़ी इकाई में जाकर के मिले उसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। ग्रिड पद्धति में आधारित थी। दूसरा बच्चों, प्रत्येक आवास की दीवार को नाली से जोड़ा गया ताकि पानी निकाला जा सके घर का। अब बच्चों आप ना अपने घर के कंस्ट्रक्शन पर एक बार गौर करना, तो आप देखना या तो आपके घर की सामने वाली दीवार या दाएं या बाएं वाली दीवार नाली से जुड़ी होगी, घर की दीवार के बगल में ही नाली होगी। इसी तरीके से बच्चों हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने भी हर घर की किसी न किसी एक दीवार को नालियों से जोड़ा गया था ताकि घर का पानी आसानी से निकाला जा सके, गंदा पानी। अगला पॉइंट है बच्चों इसका, आवास के निर्माण से पहले नालियों का निर्माण किया गया। देखो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के शहरों का विकास ना एक नियोजित तरीके से हुआ, यानी कि एक प्लान तरीके से हुआ, प्लान करके हुआ। वहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं आया कि आया और घर बसाने शुरू कर दिए। सबसे पहले बच्चों सड़कें बनाई गई, सड़कों के बगल में नालियाँ बनाई गई, ठीक है, और उसके बगल में फिर घर बनाए गए। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला पॉइंट है बच्चों इसका, होदी व मालकुंड बनाए गए ताकि गंदा पानी के साथ बहने वाला कूड़ा करकट रोका जा सके। जैसे बच्चों आपने नालियाँ देखी होंगी ना, नालियों में एक फिल्टर टाइप लग जाता है, एक होदी, ठीक है, जिसमें यूँ जालियाँ लगी होती हैं, और जो पानी आता है गंदा उसके साथ जो कूड़ा करकट आता है मोटा, वो यहीं पर रुक जाता है और जो पानी होता है वो आगे निकल जाता है ताकि नालियाँ जाम ना हो। ठीक उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता वासियों ने भी अपनी नालियों में होदी व मालकुंड बनाए थे, ठीक है, जिससे घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, पानी के साथ निकलने वाला कूड़ा कचरा, वो उन्हीं होदी या मालकुंड में रुक जाए और पानी पानी बह जाए। देखो बच्चों हड़प्पा वासी सफाई का बड़ा ध्यान रखते थे। इस पॉइंट से हमें पता चलता है नालियों को पत्थरों से ढका गया था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता वासियों ने जो नालियाँ बनाई थी उनको पत्थर से ढका गया था ताकि गंदगी ना फैले। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की विशेषता बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर भी है हड़प्पा सभ्यता की सड़कें भी ग्रिड पद्धति में थी, यानी कि छोटी छोटी गलियां एक बड़े सड़क पर जाकर के खुलती थी। दूसरा बच्चों, जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काट करके चौराहों का निर्माण करती थी, कुछ इस तरीके से बच्चों। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटा और चौराहों का निर्माण कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है मुख्य सड़क की तरफ सभी घरों का दरवाज़ा नहीं खुलता था। किसी भी घर का दरवाज़ा जो मुख्य सड़क थी उसकी तरफ नहीं खुलता था। ठीक है, घर मुख्य सड़क की ओर पीट करके बने हुए थे। जो मुख्य सड़क थी उसकी ओर घर पीट करके बने हुए थे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों ये ऐसा क्यों किया गया था? ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्यता की विशेषता बताइए। यानी कि उनका जो लिविंग स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था, उनके घरों की बनावट कैसी होती थी। इसका आंसर है बच्चों, घर आंगन पर केंद्रित होते थे। यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता था बच्चों घर चारों ओर कमरे और बीच में केंद्र होता था, और उस केंद्र में बच्चों कई तरीके के काम किए जाते थे, जैसे कताई करना, बुनाई करना, और भी कई तरीके के काम किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका, आंगन के चारों ओर कमरे बने थे, जो मैंने अभी बता दिया। घर में स्नानागार होता था, खाना बनाने के लिए रसोई होती थी,
और सभागार भी होता था जहाँ पर वो सभी बैठ करके सभा करते थे या बातचीत करते थे। और बच्चे जो हड़प्पावासी थे वो अपनी प्राइवेसी को बड़ा महत्व देते थे। ठीक है, इससे पता चलता है क्योंकि वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती थी घरों में, किसी भी घर में खिड़कियाँ नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों उनके घरों की विशेषताएं थी वो थी सभी घर मुख्य सड़क की ओर पीट करके बने थे और घरों का दरवाजा उत्तर दिशा में गली की ओर खुलता था। बच्चों और जो विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता के घरों की वो था कुछ घर 2 मंजिला भी बने थे। जैसे तुम देखते हो ना 2 मंजिला भी घर बने हुए थे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। आशा करता हूँ बच्चों आपको हड़प्पा सभ्यता की वीडियो का पहला पार्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें बच्चों मोटिवेशन मिलता रहे और हम और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सके। और वीडियो में आपको मैं एक बार फिर से कहूँगा, और वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगती है, ठीक है, वो ज़रूर बताएं, वो कमेंट में बताएं या हमें पर्सनली बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी वीडियोज़ में सुधार कर सकें और एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें।